चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है अपना EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। याद होगा मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ाया था। मैग्नेटिक फ्लक्स बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होता है ना, इसको बोल फाई बी कहा था मैंने। इट वॉज व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स था, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। आई टोल्ड यू, मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया था कि जब भी कभी क्या होता है, एक सरफेस के ऊपर से कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलरली पास हो रहे होते हैं, उस सरफेस से पास हो रहे हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। या नंबर ऑफ परपेंडिकुलर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैंने बताया था उसके बारे में। उसके बाद आपको बताया था कि एरिया ऑफ दैट सरफेस या एरिया ऑफ दैट कॉइल है ना, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एंड एंगल बिटवीन दैट एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, इनके बीच का एंगल होता है। इन तीन चीज़ के ऊपर क्या होता है, ये पूरा का पूरा फ्लक्स डिपेंड करता है। किसी भी तरीके से अगर आप इनको चेंज करोगे तो आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। एंड आई टोल्ड यू द एक्सपेरिमेंट डन बाय द माइकल फैराडे। मैंने इनके बारे में बता चुका हूं आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फैराडे के सेकंड लॉ के बारे में, थोड़ा फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के बारे में बात कर रहे थे। देखो EMI में ना दो चीज़ें बच्चों, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं, इसमें दो चीज़ें, एक फैराडे लॉ, एक लेंज़ेस लॉ। फैराडे लॉ और लेंज़ेस लॉ अगर आपको नहीं आता तो याद रखना आपने EMI पढ़ी ही नहीं है। अगर आप नहीं जानते, क्योंकि EMI का बेसिक है बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक है फैराडे लॉ और लेंज़ेस लॉ। मैं इस क्लास में बैठे 90% बच्चों को मैं बोल सकता हूँ कि इन बच्चों को लेंज़ेस लॉ समझ ही नहीं आता, पहली बार में तो बिल्कुल समझ नहीं आता, ठीक। जितने बच्चे मेरे पास अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैं गारंटी क्या कर सकता हूँ कि 90% बच्चों को लेंज़ेस लॉ समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है। तो आज उसी को समझाऊंगा। अच्छा, स्कूल में मोस्टली क्या होता है, बच्चों का प्रॉब्लम आती है क्या, बच्चे डाउट नहीं पूछ पाए, डाउट पूछ लिया करो रे। अच्छा, एक टॉपिक आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं, मैग्नेट कॉइल सैंपल जो होते हैं ना, मैग्नेट और कॉइल के सैंपल का यूज करके हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते थे या उसे करते हैं, वो वाला प्रॉब्लम समझना। पढ़ा है इसके बारे में। एक मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट को आप फ्लक्स के पास एक लूप के पास लाते हो तो बहुत सारी हरकतें होती हैं। पढ़ा है इसके बारे में? हाँ जी। तो क्लास यही चीज़ हमको सीखनी है, यही चीज़ समझनी है, ठीक है। चलो ठीक है, तो क्लास आज देख लो फैराडे के, अगर आप EMI पढ़ते हो तो आपके दो लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लॉज, एक होता EMI पढ़ रहे हो तो एक होता फैराडे लॉ, और सेकंड होता है बच्चों फैराडे लॉ के अलावा सेकंड क्या होता है आपका, होता है लेंज़ेस लॉ। दो चीज होती है, एक फैराडे लॉ होता है, एक होता है लेंज़ेस लॉ। अगर ये दो चीज आप सीख गए तो बात ही करता है फिर। देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, फैराडे ने का बंदा नाम क्या था उसका, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे कहा जाता है इनके बारे में कि EMI की शुरुआत करने वाले ये आदमी थे। माइकल फैराडे ने अपने दो लॉज दिए थे। लॉ नंबर 1, इसको बोलते हैं फैराडे लॉ। इन्हें कहना था क्या, जब भी कभी किसी कॉइल के अंदर या किसी भी कॉइल के अंदर कोई भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर EMF इंड्यूस होगा, वहां पर एक करंट इंड्यूस होगा। दोबारा समझिए, किसी भी कॉइल के अंदर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है ना, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो वहां पर EMF इंड्यूस होगा। पता था, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल इज चेंजिंग, देन EMF इंड्यूस इन दैट कॉइल एंड करंट इंड्यूस इन दैट कॉइल। ये हमने सीखा हुआ था। ये कब तक चलेगा, जब तक मेरे पास क्या, ये जो EMF है, जब तक मेरे पास जो फ्लक्स है, फ्लक्स लगातार चेंज होता रहेगा, मेरा
करंट जो होगा बनता रहेगा। जैसे ही मेरा फ्लक्स कांस्टेंट हुआ या फिक्स हुआ, वो करंट अपने आप बंद हो जाएगा। ये सारा गेम किसका है? चेंज होने का। चेंज मतलब हो सकता है कि इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो जाए, बट चेंज होना ज़रूरी है। फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है। फ्लक्स चेंज होगा, वहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, जैसे ही फ्लक्स फिक्स हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा फिक्स हुआ, आपका करंट जो होगा इट बिकम जीरो। ये फर्स्ट लॉ था। कोई दिक्कत? हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गहन चर्चा नहीं करेंगे। सेकेंड चीज़ क्या है बच्चों? उनका कहना ये था, सेकेंड लॉ, लॉ नंबर सेकेंड था उनका। लॉ नंबर सेकेंड उन्होंने क्या बात कही थी? लॉ नंबर सेकेंड में उन्होंने एक बात कही थी बच्चों कि जितना भी जो आपका ये मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ था, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कहते हैं इसको बोलते हैं ई, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि डी फाई बाई डी टी। इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है बच्चों, इट इज इक्वल टू द ईएमएफ। इसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ के बराबर होता है। ये दो लॉज थे जो हम जानते हैं इनके बारे में, और यही दो लॉज हमने पढ़ा हुआ है, ये दो लॉज हम लोग जानते हैं। दिखाओ बच्चों, मैं एक बार लिख दूँ, मैं एक बार एक बार बताया था उसके। देखो बच्चों, जो करवा रहा हूँ सब लोग नोट कर लो फटाफट से, जो भी लिखवा रहा हूँ सब लोग नोट कर लो बच्चों। एक बार रिकैप हो जाएगा इसका। अगर बात कर रहे हो फैराडे लॉ की, बात करें, अगर बात कर रहे हो फैराडे लॉ की, तो देखो फर्स्ट लॉ कहता है, लॉ नंबर 1, लॉ फर्स्ट क्या कहता है? लॉ फर्स्ट कहता है कि वेन एवर देयर इज चेंज इन, बोलता है वेन एवर देयर इज अ चेंज in the magnetic flux, in the magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux in the conductor, ठीक, जब भी कभी क्या होता है बच्चों, कंडक्टर के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है बच्चों, या आप बोल सकते हो और बोल सकते हो change in the magnetic flux link with coil, या किसी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है उसमें चेंज आ जाए, then there is EMF बोल सकते हो, induced in the coil, और बोल सकते हो करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। यही क्या है बच्चों? इसी को बोलते हैं EMI कहते हैं बच्चों। बोलते क्या, कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए या किसी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से उस पूरे की पूरी कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस होती है, EMF जनरेट होती है बच्चों, और उसकी वजह से इंड्यूस करंट उस कॉइल में जनरेट होता है। यह है फर्स्ट लॉ। मैं इसमें फालतू चीज़ नहीं लिखवाने वाला कि तभी तक, याद रखना ये तभी तक रहेगा जब तक आपका वो चेंज होता रहेगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा। हुआ जैसे ही फ्लक्स जो होता है वो कांस्टेंट हुआ, इस बात की गारंटी रहेगी अपनी, क्या वो करंट जीरो हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, उसमें एक आगे एक और पॉइंट ऐड करते हैं। तुम्हें याद होगा मैंने आप लोगों से एक बात बताई थी कि जैसे मान लो हमारे पास कॉइल है, एक डिवाइस बोलते उसका नाम होता है गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, याद है मैंने बताया था उसके बारे में। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो बताता है कि पूरी की पूरी सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, करंट जो होता है कि नहीं है। इट टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बताया चाहे ना बताए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ वो ये बताएगा कि भाई सर्किट से करंट कितना करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, या सर्किट में करंट का प्रेजेंस है कि नहीं है।
इट टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। कोई दिक्कत? तो गैल्वेनोमीटर ऐसा था। अब मान लो कि एक सर्किट के अंदर मैंने गैल्वेनोमीटर मैंने लगा दिया। अब सर्किट में जैसे ही गैल्वेनोमीटर लगाया, और देखो सर्किट में मैंने कुछ भी चीज़ नहीं लगाई, ना कोई बैटरी है, ना कोई पॉइंट सोर्स है, ना कुछ भी चीज़ नहीं है, बैटरी प्रूफ बिल्कुल उस पूरे के पूरे वायर में ओनली गैल्वेनोमीटर पड़ा हुआ है। और मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर एक बार मैग्नेट लिया, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और क्या किया, बार मैग्नेट से मैं क्या करता, मैग्नेट को जैसे ही पास लाता हूँ, तेजी से मैं इसके पास लाया, तो मैंने नोटिस करा कि मेरे अचानक से क्या, इसके जो नीडल है, गैल्वेनोमीटर का नीडल होता है, नीडल में डिफ्लेक्शन हुई। अब नीडल में डिफ्लेक्शन होने का क्या कारण होता है? तो नीडल में डिफ्लेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि यहाँ से जरूर कोई ना कोई करंट पास होकर निकला है। ठीक है, जरूर कोई ना कोई करंट पास होकर निकला है, तभी तो ये डिफ्लेक्ट हुआ। अब कंसर्न इस बात को लेकर है कि भाई जैसे ही मैं मैग्नेट को यहाँ पास में लाया अचानक से, और जैसे ही दूर ले गया, तो क्या हुआ कि ये मूव क्यों कर रहा है, मूवमेंट क्यों हुई, वाई दैट मूवमेंट अकर्स। तो बाद में समझ में आया कि अगर मान लो मैं इसको बहुत तेज़ी से यहाँ ला रहा हूँ और बहुत तेज़ी से यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों ही केस में मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस पूरे की पूरे वायर में ईएमएफ इंड्यूस हुई, और उसके वजह से करंट जो था वायर में फ्लो हो गया। और क्योंकि वायर में करंट फ्लो हुआ, दैट्स अ रीज़न यहाँ पर वायर जो था वो नीडल था, नीडल हल्का सा डिफ्लेक्ट कर गया। दिस इज द एक्चुअल फर्स्ट लॉ मोशन। यही फर्स्ट लॉ मोशन है, इसी के बारे में हमने चर्चा करी थी, लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने इसके बारे में, तो थोड़ा देख लेना इसको, याद है? चाय बहुत गजब की है। कितना तेज करंट मारा। तो बाहर हो गई बारिश, मैं पी रहा हूँ चाय, कोई पिएगा? ये नहीं दिलाया, वहाँ से दूंगा, कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं पी सकते हैं चाय, हम पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारी चाय मैं थोड़ी पीऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सेकेंड लॉ, हाँ बोलो, स्टार्ट कर दो। आप खुश बेटे? चलो ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, अब आता है हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कह रहा हूँ, सॉरी, फैराडे के ईएमआई के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या कर रहा हूँ यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सेकेंड लॉ पे आते हैं, बोल दो फैराडे लॉ के सेकेंड लॉ पे आते हैं। देखो भाई, फैराडे लॉ का सेकेंड लॉ बड़ा ही प्यारा सा है, एक लाइन में सारा आंसर निकल जाता है। वो कहता है कि भाई ईएमएफ हमने जनरेट तो कर दिया है, लेकिन कितना ईएमएफ जनरेट हुआ है? हमने जनरेट कर दिया है, बट कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है, क्या हम जानते हैं? नहीं जानते। कैसे पता लगाएंगे? तो उन्होंने एक बड़ा ही प्यारा सा लॉ दिया कि इंड्यूस ईएमएफ जनरेट इन द कॉइल, ठीक है, क्या बोल देंगे? सेकेंड लॉ नंबर सेकेंड जो था, उन्होंने एक बात कही, वो कहते हैं लॉ नंबर 2, वो बड़ी प्यारी सी बात कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है बेटा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको बहुत ज़्यादा इसके डेरिवेशन पे मैं नहीं जा रहा, क्यों? बिकॉज फालतू की चीज़ है। मैं डायरेक्ट बात करता हूँ कि E जो होगा इज़ प्रोपोर्शनल डी फाई बाई डी टी, और यहाँ से वो माइनस वाला हिसाब का मैं नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट बताता हूँ जो आपके काम आने वाली। E इज इक्वल टू मॉड के अंदर डी फाई बाई डी टी। कभी इसके बारे में आराम से चर्चा करेंगे। मेरा कंसर्न बस आपको 2 लॉ सिखाना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको ये बता रहा हूँ कि बिकॉज नॉर्मल सी बात है कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2 मैंने बता दिया है आपको, इसके ऊपर ज़्यादा मैं गहन बातचीत नहीं करने वाला। मेरा कंसर्न अब इस चीज़ को लेकर होता है कि मुझे पढ़ाना लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ एग्जैक्टली क्या होता है? लेंजेस लॉ आप लोग ध्यान से देखना और पूरी चीज़ नोट करना।
मैं बार बार कह रहा हूं कि लेंजेस लॉ में अक्सर 90% बच्चे जो होते हैं, बच्चों को पहली बार में समझ नहीं आता है। तो लेंजेस लॉ पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूं। लेंजेस लॉ बहुत ज़रूरी है, ठीक। देखो भाई प्यारे बच्चों, अगर बात करते हैं लेंजेस लॉ के बारे में, ये एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है लेंजेस लॉ। हम ये चीज़ नहीं देख पाते। ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है EMI के अंदर। काम क्या होता है, ये बताता है बच्चों डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF, जो आपका जो EMF जो होता है बच्चों, जो इंड्यूस हुआ कॉइल के अंदर, उस कॉइल की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन बताता है ये लेंजेस लॉ। ये बताता है लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग, ये कहता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF is such that direction of induced EMF is such that direction of induced EMF is such that it always opposes its cause, opposes the cause of प्रोड्यूसिंग इट। मतलब बड़ा ही सिंपल सा कहता है, क्या बड़ी छोटी सी लाइन है बट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। वो कहता है कि कोई भी इंड्यूस EMF होता है, तो EMF है तो गारंटीड बाय डायरेक्शन होगी, करंट है तो डायरेक्शन होगा, है ना। तो कहता है कि भाई अगर हमारे पास कोई इंड्यूस्ड EMF है या इंड्यूस करंट जो जनरेट हुआ है, तो याद रखना ये हमेशा उस फैक्टर को अपोज करेगा जो फैक्टर इसे बना रहा है। हमेशा उस फैक्टर को अपोज करेगा जो फैक्टर इसको बना रहा है। मतलब इट इज जस्ट लाइक हमारे सर बोला करते थे KKF बोलते थे, KKF बोलते थे। इसको बोलते किड्स किल्स फादर। मतलब किड्स जो है वो फादर की वजह से बने और वही इसको उनको मार रहे हैं। मतलब क्या होता है कि EMF इंड्यूस इन सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। बस सुनिए कि वो उस कॉज को मार रहे हैं जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है, या उस कॉज को अपोज कर रहे हैं जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है। कई बार कुछ टीचर्स कहते हैं सन किल्स फादर, ये भी चलता, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। याद करने का तरीका रख लो कि जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो उसी को अपोज कर रहा है, ठीक है। इसको लेमन लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं मेरी बिल्ली मुझी पे म्याऊं, इसी को बोलते हैं। यानी कि जो जिसको मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो मुझे अपोज कर रहा है। भाई साहब बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। इसको बोलते हैं विश्वासघात कहते हैं बेटे, ठीक है। जैसे कि मेरे कुछ पुराने टीचर्स थे, तो उनका मानना था कि गोविंद क्लासेस उनकी वजह चल रहा है, फिर मैंने उनको निकाल दिया, ठीक। या बोल सकते हो कि मैंने उनको निकाला, या बोल सकते हो खुद छोड़ के चले गए। फिर भी नॉर्मल सी बात है, गोविंद क्लास चल रहा ना भाई। तो इसको बोलते हैं क्लास क्या, इट इज किड्स किल्स फादर। मतलब जिनको मैंने आश्रय दिया वही मुझे अपोज कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं? बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बताओ उसको स्टार्ट कर दे। मतलब समझना इसमें, इसका मतलब होना है कि जिस कॉज से बना है उसी कॉज को अपोज कर रहा है, ठीक है भाई। जिस कॉज से बना है उसी कॉज को अपोज कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं लेंजेस लॉ कहते हैं।
अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इसके केसेस बताऊंगा। मैं 90% श्योर हूं कि इतने केसेस टीचर्स नहीं बता स्कूल के अंदर। सीख लेना इसको, सीख लेना भाई। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जैसे मान लो मैं यहां पर आपको कुछ नोटेशन बताऊंगा। आपको याद होगा, अगर मान लीजिए कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, वो इनवर्ट्स जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनवर्ट्स, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनवर्ट्स, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनवर्ट्स, मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनवर्ट्स, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मान लो कि मेरे पास एक कॉइल है, अंदर कॉइल है पूरा का पूरा, हो गया। मैं बोलता हूं बच्चों कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है ना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो इंक्रीज कर रहा है। बी फॉर बॉल नहीं बेटे, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। अगर मेरा बी इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, तो बोल सकता हूं तो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता फाई वो इंक्रीजिंग होगा। क्या मेरी बात से सहमत हो? क्योंकि आपको याद होगा जो फाई जो था मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। अगर ये इंक्रीज होगा तो गारंटेड बात है ये भी तो इंक्रीज होगा ना बेटा। और अगर ये इंक्रीज हुआ तो क्या था, करंट या फिर इंड्यूस होगा, यहां से इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा बच्चों, पक्की बात है। लेकिन और लेकिन और लेकिन यहां पे क्या बात है, ये कहता है कि जो इसको जनरेट कर रहा है वो उसी को अपोज करेगा। नहीं बात समझ में? जो उसको जनरेट कर रहा है वो उसी को अपोज करेगा। अब इसको जनरेट करने वाला एक्चुअली भी कौन है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस तरह से मूव करेगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, कम कर दे। अब दिमाग लगाना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो करंट एक्चुअली में कैसे मूव करना चाहिए, वो करंट एक्चुअली मूव करना चाहिए इस तरह से कि थंब को हमने अंदर लिया तो उंगली कर्लिंग्स होती हैं, दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये तो होता है नहीं बस उनमें। अरे वहां पे ये सब हरकत नहीं कर, चुप करके हाँ देखो। अगर मान लीजिए अगर करंट है, करंट अगर अंगूठा जो है करंट के डायरेक्शन में है तो उस कंडीशन में जो आपका जो उंगली की कर्लिंग्स होती हैं वो क्या शो करेगा, एरिया वो शो करके क्या करेगा, करंट के डायरेक्शन शो करेगा। अगर मेरा अंगूठा करंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में है ना, मेरा अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में जो उंगली जो क्या है, जो मेरे हाथ की जो उंगली कर्लिंग्स हैं, घुमाव है, इट शो डायरेक्शन ऑफ करंट। तो एक्चुअल में देखा जाए तो करंट कैसे मूव करना चाहिए, वो तो क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई जो इंड्यूस करंट होता है वो उसे कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। और ये अपोज कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने में। और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कब होगा बेटे, मैग्नेटिक फील्ड कब डिक्रीज होगा, या मान के चलो कि इंड्यूस करंट को अपोज करना, गारंटेड बात समझ में आ रही है कि अब जो इंड्यूस करंट होगा इट अपोजेस द कॉज, ये कॉज को अपोज करेगा। अब एक्चुअल में कॉज क्या है, कॉज तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से करंट जनरेट हुआ। तो ये इंड्यूस करंट है वो इस तरह से मूव करेगा कि इसका जो कॉज है, मैग्नेटिक फील्ड है, कॉज है, वो क्या हो जाए, अपोज हो जाए। और ये अपोज कब होगा, जब आपका जो इंड्यूस करंट है वो इसके अपोजिट मूव करना शुरू करता है ना। बस उनमें पहले ही इसका डायरेक्शन ये था, लेकिन क्योंकि इस इंड्यूस करंट को अपोज करना है, इस इंड्यूस करंट को क्या करना है, अपोज करना है, तो क्या करेगा, अब वो ऐसे ना घूम के बेटा वो ना क्या करेगा, वो अपनी डायरेक्शन के उल्टा घूमेगा। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ये कितना को क्लियर है बात सुन रही है? आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे इट डिक्रीजेस द फ्लक्स, ठीक है, इट डिक्रीजेस द फ्लक्स। अब मान लो कि मेरा फ्लक्स क्या है, डिक्रीज होगा। तो फ्लक्स के डिक्रीज होने तो आपको पता ही है
कि मैग्नेटिक फील्ड अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, होगा ना। लेकिन मेरा कंसर्न क्या है बच्चों, अगर फ्लक्स कब डिक्रीज होगा, जब मैं क्या करूंगा, इसके डायरेक्शन क्या करूंगा, अपोजिट। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, करंट फ्लो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ, तो पहले क्या था कि पहले अगर कायदे देखा जाए तो क्लॉकवाइज मूव करना चाहिए था, बट क्योंकि नॉर्मल सी बात है, लेंजेस लॉ की वजह से क्या होता है, ये अपने कॉज को अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। दिस इज एक्चुअल लेंजेस लॉ। चलो एक चीज और सीखते हैं, ठीक है, चलो ठीक है। किसी को नोट करना है, नोट करना है तो कर सकते हो, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस, 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 दिस। अब देखो ये क्या शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, जो क्रॉस होता है क्रॉस, ये शो कर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट जा रहा होता है, और जो पॉइंट होता है इसका मतलब इट इज कमिंग आउटवर्ड, से बाहर की तरफ आ रहा है बच्चों। अगर ये बाहर की तरफ आ रहा है बच्चों, और मैं मान लो कि मैंने इसका जो डायरेक्शन है मैं कुछ इस तरह स्क्वायर शेप में ले लेता हूँ, अब क्या होगा। अच्छा सोचना कि अगर ये बाहर आ रहा है, स्क्वायर ले लो, सर्कल जो भी ले लो, मैं तो सर्कल चाहता था बट गलती से स्क्वायर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब अगर ये बाहर आ रहा है तो करंट कैसे फ्लो करना चाहिए बच्चों, बाहर आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है क्या है, बाहर की तरफ अंगूठा आपका बाहर की तरफ करें तो करंट एक्चुअल में क्या जाएगा, करंट एक्चुअल में यूं फ्लो करना चाहिए, होगा। करंट एक्चुअल में ऐसे फ्लो करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूं कि यहां पर क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो गारंटेड बात है कि यहां पर से अब क्या है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां शो करके आएंगी, होगा। मैग्नेटिक फील्ड करेगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकल के आएंगी, होगा कि नहीं होगा। होगा भाई, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के आएंगी। बताओ कितनों क्लियर है। मतलब पहले क्या था कि पहले नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप से ज़्यादा फ्लो के निकलेंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास होंगी तो गारंटेड बात है बच्चों, मेरा फ्लक्स जो होगा वो इंक्रीज होगा। हाँ जी, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, और फ्लक्स अगर इंक्रीज हुआ तो गारंटी है इस बात की बहुत ज़बरदस्त कि मेरे पास करंट जो होगा इंड्यूस होगा। यहाँ पर इंड्यूस करंट जो होता है बच्चों जनरेट होता है, होगा भाई। अगर मेरा करंट इंड्यूस हुआ तो उस कंडीशन में क्या चलेगा बताओ जरा। ये इंड्यूस करंट एक्चुअल में कहाँ किस तरह मूव करेगा, वो इस तरह से मूव करेगा कि वो मेरे कॉज को क्या कर दे, अपोज करे। अब एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो इंड्यूस करंट यूं मूव कर रहा है अभी तो। लेकिन अपने कॉज को क्या करने के लिए, अपोज करने के लिए क्या करेगा, वो अपने डायरेक्शन के उल्टा घूमना शुरू कर देगा। अगर डायरेक्शन को उल्टा, देखो ना सिंपल सी बात नहीं बात समझ में आ रही है। अब मान लो कि एक चीज़ यहाँ से आ रही है, हम चाहते हैं उसको अपोज करना, तो क्या करेंगे, हम उसको यहाँ से स्ट्राइक करेंगे, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रहा है और मैं चाहता हूँ कि उसे क्या करना, अपोज करना, तो मैं कुछ ऐसा हथकंडा अपनाऊंगा ना कि भाई उससे मेरा मैग्नेटिक फील्ड अपोज हो। और मैग्नेटिक फील्ड कब अपोज होगा, जब मैं अपने इस करंट को उल्टी डायरेक्शन चलाऊंगा। अगर मेरा करंट उल्टी डायरेक्शन चलेगा तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा अब उसका अपोज होना शुरू हो जाएगा या कम होना शुरू हो जाएगा। नहीं बात सुन, नहीं बात सुन रही है। तो उस कंडीशन में गेम क्लियर है, बहुत बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इंड्यूस करंट जो होता है, अगर बात करें डायरेक्शन
ऑफ इंड्यूस करंट होता है इन सच वे दैट इट अपोजेज द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यही तो कॉज है बच्चों, ये तो कॉज है, ये कॉज का अपोज करना शुरू करे, और कॉज अपोज कब होगा? सो इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू अर्लियर। तो अब क्या होगा? पहले ये ऐसे घूम रहा था, अब क्या होगा? अपने कॉज को अपोज करने के लिए वो कैसे घूमेगा बच्चे? ऐसे घूमना शुरू कर, वो इस तरह से। क्लियर है बात? यही है लेंज़ेस लॉ। और देख लो बच्चों, सिंपल है बेटा, मुश्किल कुछ उसके अंदर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये फटाफट नोट करें क्लास जल्दी से। लेंज़ेस लॉ को पता लगाना है, तो आपने जैसे पता लगाया कि आपकी एक्चुअल डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी, लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग उलट दो, बस सिंपल। आपके अकॉर्डिंग ये होनी है, लेकिन लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग जो आपकी डायरेक्शन उसको उल्टा कर दो, बन गया एक्चुअल में वो। फटाफट देखो भाई, ये तो हमने सीख लिया। चलो अब एक करंट की वायर लेते हैं, एक वायर कैरिंग करंट लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास एक वायर है जो कि करंट कैरी कर रहा है, एक वायर विच इज कैरिंग करंट, मेरे पास एक वायर है बच्चों जो करंट कैरी कर, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास, मान लीजिए कि एक वायर है, और मान लो आई नाम का करंट है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि आई जो है ना वो इंक्रीजिंग है, वो इंक्रीज हो रहा है बच्चों। मतलब मैं करंट को क्या कर रहा हूँ बच्चों? इंक्रीज कर रहा हूँ। और दिमाग लगाना, करंट को इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, और मैंने यहाँ पर एक, मैंने क्या कर दिया, एक यहाँ पर मैंने क्या करता हूँ मैं, क्या करता हूँ मैं, एक मैंने लूप लगा दिया मैंने। अब मेरा कंसर्न ये है कि इस करंट से इस लूप पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कभी सोचा? तो तुम्हें याद होगा कि मैं अगर ध्यान से देखूं तो मेरा करंट क्या है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा राइट हैंड थंब रूल, और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा कि अगर मैं अपने अंगूठे को करंट के डायरेक्शन रखता हूँ तो मेरे जो उंगली कर्लिंग जो होगी मैग्नेटिक फील्ड शो करेगी। तो अगर मैं जैसे मैं ऐसे करूँगा तो अंगूठा जो है ऐसे करके लाऊंगा, तो अंगूठा में जो मेरा वो उंगली की जो कर्लिंग्स है वो ऐसे घूम रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटवर्ड्स। कोई बच्चा ऐसा जो बोले कि भाई मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड कैसे निकल रहा है? दोबारा बता देता हूँ, दोबारा देख लो। मान लो मैंने इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, तो मेरा अंगूठा जो है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो करंट डायरेक्शन में। तो अंगूठे की जो उंगलियां हैं, ये जो हाथ की उंगलियां हैं, उंगलियां कर्लिंग्स कुछ ऐसे घूम रही, यूं घूम रही, यूं। इसका मतलब इट इज कमिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ रही है। तो उस कंडीशन में सरफेस से बाहर निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इट इज कमिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ रही है। क्या हो बेटे? होगा, इट इज कमिंग आउटवर्ड। अब सोचो, पहले मेरा करंट फिक्स था, अब मैं करंट को इंक्रीज कर रहा हूं। अब अगर करंट इंक्रीज होगा तो बेटे आपको याद होगा कि B जो होता है वो I के प्रोपोर्शनल होता है, याद है? तो अगर मेरा करंट इंक्रीज होगा तो मैं बोल सकता हूं मेरा B भी इंक्रीज होगा। प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज होता है तो मैं क्या बोल सकता हूं? मेरा फ्लक्स इंक्रीज होगा। पक्की बात, फ्लक्स इंक्रीज होगा। कितने लोगों को क्लियर हो रही बात? अब सोचो मेरा करंट बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पे अब वो रूल लगाता हूँ, तो मेरा अंगूठा जो है अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो उंगलियों की कर्लिंग्स जो होती हैं इट शो डायरेक्शन ऑफ करंट, वो करंट डायरेक्शन शो करेगा ऐसे करके। तो जाना चाहिए कैसे? यूं जाना चाहिए बच्चों। एक्चुअल में मेरे अकॉर्डिंग वो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है देखो, यहाँ पर ये होगा बच्चों, क्योंकि फाई इंक्रीज हुआ, फाई इंक्रीज होने की वजह से क्या है, यहाँ पर करंट इंड्यूस होता है, और जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या करेगा? अपोजेस द कॉज या अपोजेस द मैग्नेटिक फील्ड।
क्या बोलते हैं, कॉज बोल देंगे। वो कॉज को अपोज करेगा, इट अपोजेस द कॉज। अब कॉज को अपोज करने के लिए अभी क्या है, दी आपका करंट इधर निकल रहा है, करंट बाहर जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है आपका करंट यूं डायरेक्शन ऐसी है। अपने कॉज को अपोज करने क्या करना पड़ेगा, ये अपने डायरेक्शन के क्या करेंगे बच्चों, उल्टा चलेगा। अभी यूं चला था, बट अपने कॉज को अपोज करने के लिए इट गोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इन गोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कितनों को समझ में आई बात, इट गोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे जाएगा, यूं जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों क्या, इसको बोलते हैं लेंजेस लॉ। चलो, अगर मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको ये फील हो रही है तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी वजह से क्या बनेगा, ये इट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अर्लियर, यानी कि पहले वाले के अपोजिट में घूमेगा बच्चों। फटाफट नोट करें, मैंने ये करवा दिया। बेटे दिमाग लगाना, आप थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा मिटा दो उसको। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आगे होगी। हाँ हो गया, चलो ठीक है। अब मैं यहाँ से, सूरज बेटे हो गया, मिटा दो, जल्दी 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 करो, जल्दी करो। नहीं देखो, इंस्टाग्राम से बड़ा डिस्ट्रैक्शन कुछ है ही नहीं, तो अब क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं बड़ा ही सिंपल सा काम करता हूँ। मैं इंस्टाग्राम से थोड़ा कटने के लिए क्या करूँगा, मैं मोस्टली ना किताब पढ़ता हूँ। मोस्टली मैं किताब पढ़ता हूँ। किताब पढ़ना एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है, जो मुझे लगता है। अब ऐसे क्या होता है कि हम लोग बड़ा ही बेकार काम करते हैं कि एक बार हम इंस्टाग्राम पे लग गए तो लगे रहते। तो मैं क्या करता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। किताब पढ़ने से एक पहली चीज़, आपका मन भटक जाता है, ठीक। और किताबें तो ऐसे ही मत पढ़ना कि आप कुछ भी पढ़ो किताब में, ऐसे मत पढ़ो। किताब में जैसे कि मैं मेनली पढ़ता हूँ, जैसे रामायण होगी, महाभारत होगी, मैं इनको पढ़ता हूँ, मुझे बहुत पसंद आती है। कभी आप लोगों ने पुराण को पढ़ने की कोशिश करी है, पुराण वगैरह को कभी पढ़ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे पास है, मेरा एक दोस्त है हिमांशु, वो सब इंस्पेक्टर है, एंड वो अक्सर मुझे एक बात कहता है कि गोविंद, अपने मरने से ही मोक्ष मिलता है। तो मैंने कहा कि भाई इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है हम दूसरे की सुनी सुनी बातों पर बहुत यकीन कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन हम खुद से रिसर्च कर रहे हैं, नहीं, रिसर्च करना सीख। तो मुझे इस तरह की चीज़ों में, अपनी हिंदू संस्कृति हो गई और इन सब चीज़ों में, मैथोलॉजी में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, तो मुझे पढ़ना बड़ा पसंद है इन सब चीज़ों को। तो इससे मैंने देखा कि मेरे इंस्टाग्राम का जो वो है ना, जो मेरा जो टाइम है वो कट जाता है मेरा, मैं उस पर ज़्यादा फिर टाइम फोकस नहीं करता है। चलो ठीक है, आ जाओ देखो ज़रा। अब मैं तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाता हूँ, स्टार्ट कर दीजिए बेटे। चलो जी, अब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर इसी को उल्टा कर देते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, मान लो कि मेरा करंट है, करंट की डायरेक्शन मैंने उल्टी कर दी मैंने। अगर ध्यान दो, करंट की डायरेक्शन अगर उल्टी करता हूँ, आई अगर मान लो मैंने उल्टी कर दी, अच्छा दिमाग लगाना, अगर मैं यहाँ पर इंक्रीज करूंगा इसको, आई इज इंक्रीजिंग, अब क्या होगा, पहले ऊपर जा रहा था, अब नीचे आ रहा था। दिमाग लगाना बच्चों। अब ध्यान दो, मेरा करंट कैसे जा रहा है बच्चों, ध्यान दो, मेरा करंट नीचे जा रहा, तो अंगूठा नीचे की तरफ करूंगा। तो अगर मैं अंगूठा नीचे की तरफ करता हूं तो उस कंडीशन में यहां पर तो अंदर जा रहा है, लेकिन इधर से बाहर आ रहा है। मैं समझ नहीं, ये कुछ इस तरह जाएगा ना, तो उंगली कर्लिंग्स क्या होगी, वो कुछ इस तरह मैच करेगी। तो इधर जाएगा अंदर, लेकिन इधर जाएगा बाहर, है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस पोर्शन में करंट जाएगा इनवर्स, इस पोर्शन में करंट जाएगा इनवर्स, और इधर जाएगा करंट और जाएगा आउटवर्ड्स। होगा भाई। प्यारे बच्चों, मान लो मैंने इस जगह पे लूप निकाल दिया, मैंने यहाँ पे मैंने मान लो लूप बढ़ा डाल दिया मैंने। अब क्या होगा, मेरा आई इंक्रीज हुआ। अब अगर आई इंक्रीज होगा तो गारंटेड बात है करंट के अंदर जा रहा है। अब करंट अगर अंदर गया, ऐसे करके अंदर जा रहा है, ध्यान दो, करंट मेरा अंदर जा रहा है, तो एक्चुअल में क्या आ जाएगा बच्चों, मेरा बताइए, मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर जा रहा है तो करंट मेरा उंगलियों के कर्लिंग से डायरेक्शन में जाएगा। तो गारंटेड बात है क्या होगा, वो कुछ ऐसे मूव करना चाहिए। लेकिन समझना, मेरा आई इंक्रीज हुआ तो गारंटेड बात है मेरा बी इंक्रीज होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ।
मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो गारंटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो इंक्रीज होगा। अगर मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो वहां पर करंट जो होगा वो इंड्यूस होगा, इंड्यूस करंट। और अगर मेरा करंट इंड्यूस्ड हुआ तो क्या करेगा, इट अपोजेस द कॉज द मैग्नेटिक फील्ड। या बोल दो कॉज, ये कॉज को अपोज करेगा। अब कॉज कैसे अपोज होगा बच्चों, इट अपोजेस द कॉज। और कॉज अपोज कैसे होगा, बड़ा सिंपल तरीका है। अभी वो यूं जा रहा है, कॉज को अपोज करने के लिए यू मस्ट हैव टू गो अपोजिट, ऐसे नहीं जाके वो यूं आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो भाई प्यारे बच्चों, अब कुछ अच्छी चीज देखते हैं जरा। मैंने बोला मैग्नेट कॉइल एग्जांपल लेना। अक्सर ना क्या होता है कि हम लोग इस मैग्नेट कॉइल एग्जांपल को ना थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं, इसको समझना प्यारे बच्चों। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक कॉइल है और आपके पास ये मैग्नेट है। मान लो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। अब गारंटेड बात है कि मैं इस मैग्नेट को उठाकर इसके नज़दीक ले जाऊंगा, है ना। मैं इस मैग्नेट को उठा के मतलब जो आपका जो वेलोसिटी है, मान के चलो मोशन है, मोशन इस तरफ कराऊंगा मैं। अगर मैंने मोशन को इधर करवाया, मतलब मैं मैग्नेट को उठाकर यहां से इधर ले गया, तो क्या मेरा फ्लक्स चेंज होगा, गारंटेड बात है फ्लक्स चेंज होगा। देखो जैसे कि कैसे, ये पूरा का पूरा क्या है, लूप है। अगर मान लो पहले क्या था कि अगर सारे के सारे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, तो पहले अगर दूर था तो क्या है, ऐसे ऐसे निकलेगा। लेकिन जैसे जैसे पास लाओगे तो क्या होगा, वो यूं निकलता रहेगा, और जाओगे ऐसे निकलता जाएगा, ऐसे निकलेगा, है ना। तो उस कंडीशन जितना पास जाओगे मैग्नेटिक, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके यहाँ से निकलेगा। अगर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला तो यानी कि फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज हुआ तो उस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कभी सोचा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रहा है, वो यूं जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट एक्चुअल में कहाँ जाना चाहिए, करंट एक्चुअल में जाना चाहिए कुछ ऐसे जाना चाहिए, ऐसे ऐसे और यूं जाना चाहिए। बट क्योंकि लेंजेस लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, ये सारा का सारा गेम हुआ है, तो करंट इस डायरेक्शन में जाए कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो करंट आपका ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये करंट जो होगा वो उसको मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने क्या करना पड़ेगा, इट गोज एंटी क्लॉकवाइज, जो उसका एक्चुअल डायरेक्शन था उसके अपोजिट जाएगा, ऐसे करके। ये कितनों को समझ में आई बात, कितनों को मेरी बात भेजे में घुस रही है, सभी घुस गए भाई, दोबारा समझिए, नहीं समझ में आई बात, क्लियर है बात, चलो ठीक है। लेंजेस लॉ क्या कहता है, लेंजेस लॉ उसको अपोज करने की बात कहता है, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने की बात करता है, ठीक। अच्छा यहाँ से एक बात समझना बच्चों, एक बहुत प्यारी सी बात समझना, कि जैसे मान लीजिए कि किसी कॉइल के अंदर मान लो कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, नहीं घड़ी के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इट बिकम द साउथ पोल। अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज है, इट्स क्लॉकवाइज, तो अगर वो साउथ पोल की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इट इज द क्लॉकवाइज है, इसका मतलब वो साउथ पोल होगा बच्चों। और अगर किसी घड़ी के अंदर अगर मान लीजिए कि ऐसे सही किसी भी लूप पे क्या है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरह जाता है ऐसे, और इसके अब जब घड़ी कुछ यूं ट्रैवल करती है और वो घड़ी के अपोजिट जाएगा, ठीक, घड़ी के अपोजिट जाएगा, उस कंडीशन में क्या बनेगा, इट बिकम द नॉर्थ पोल। इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, इट इज द नॉर्थ पोल।
साउथ पोल और नॉर्थ पोल। कितना क्लियर है बच्चों ये चीज़? सबको समझ में आई बात? अच्छा, अब तो बात ही खत्म होगी। मेरा एक बड़ा ही आप लोगों से एक बड़ा सिंपल सा कंसर्न है, दोबारा समझो, समझना, ये नॉर्थ है, नॉर्थ पोल, समझो। अब एक थोड़ा दिमाग लगाना, बेटे समझना, करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे ऐसे, ये एक्चुअली में क्या है बच्चों, कौन सा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन मैं कहाँ ऊपर से देखूंगा तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अगर मान लो कि मैं इसको नीचे से ऐसे ऊपर करके देखूँ तो क्या होगा? ये क्लॉकवाइज होगा? नहीं बस सुन, अगर मैं इसको ऊपर से ऐसे देख रहा हूँ तो ये क्या है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्योंकि मैं इसको ऊपर नॉर्थ। लेकिन अगर मान लो कि मैं अपने आप को नीचे खड़ा हो जाता हूँ और नीचे खड़ा होकर इसको ऊपर देखता हूँ, तो ध्यान से देखना, ये क्लॉकवाइज, ये नीचे से मुझे क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो जिस तरफ से मुझे एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा मैं उसे क्या बोलूँगा, एज कम्पेयर टू रूल, उसको बोलूँगा नॉर्थ पोल। और जिस तरफ से मुझे वो क्लॉकवाइज नजर आएगा आई विल टोल्ड इट एज अ साउथ पोल। ये कितनों को समझ में? कितने लोगों को ये चीज़ क्लियर है? कितनों को क्लियर बात? नॉर्थ साउथ का कंसर्न समझ में आया? आप सभी लोगों को नॉर्थ साउथ का कंसर्न आप लोगों को क्लियर हो चुका है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब कुछ बातें और बोलना चाहूँगा, कुछ बातें और बताना चाहूँगा उसमें। बेटे मैंने आपसे क्या बात कही थी कुछ देर पहले, कि मान लीजिए कि मेरे पास ये एक लूप है और मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मेरे पास ये साउथ पोल है, वो नॉर्थ पोल है। जैसे ही नॉर्थ पोल को पास लाया तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है, तो मेरा करंट जो होगा इसके अकॉर्डिंग, अंगूठे की डायरेक्शन मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगा, मेरा होना चाहिए कैसे, ऐसे होना चाहिए, लेकिन हो कैसे रहा है, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऊपर की तरफ वो करने वाले गए, ये क्या करेगा बच्चों, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज और सिखा देता हूं। अच्छा ध्यान से देखो, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल होगा, सोचना, लेंस तो अपने आप लग गया यहां पर। अब ध्यान से देखो, मैं नॉर्थ पोल को पास में लाया तो नॉर्थ पोल को अपोज कौन करेगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल ही अपोज करेगा ना भाई, तभी तो लाइक पोल रिपल्शन। अगर मैं नॉर्थ पोल अगर मेरा मोशन इधर की तरफ हो रहा है, मेरा मोशन जो है नीचे हो रहा है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, मेरा मोशन इस तरफ हो रहा है, तो इस मोशन को अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये नॉर्थ है, अपोज क्या करना क्या पड़ेगा, यानी कि वो अगर मेरा ऊपर नॉर्थ पोल होगा, नीचे साउथ पोल, तो अगर मैं ऊपर देखूंगा तो मेरा करंट ऐसे तो मूव करेगा ना, नहीं बस उनमें। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लो बच्चों, मान लीजिए कि मेरा एक एग्जांपल और है बढ़िया सा। अब सेकंड एग्जांपल देख लो बच्चों, इसको समझना। सेकंड एग्जांपल में मान लो कि मेरे पास ये कॉइल है और मेरे पास ये मैग्नेट है बेटा, और मेरे पास ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। अब मेरा मोशन ऊपर की तरफ होगा, मेरा मोशन जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, मतलब मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं बेटा मैं। अब सोचना, अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहता हूं तो व्हाट विल हैपन, मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो गारंटेड बात है ये क्या करेगा, ये इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब चेंज होना शुरू होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। लेकिन वो जो इंड्यूस करंट जो होगा इस चेंज को क्या करेगा, अपोज करने की बात करेगा। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इससे दूर जा रहा है, तो इसको दूर लाने को जा रहा है तो क्या अपोज का मतलब क्या, इसको पास लाना जाता है। तो पास लाने के, साउथ पोल इधर है, पास लाने क्या करना पड़ेगा, ये अपने आप यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा और यहाँ पर साउथ पोल बन जाएगा। नहीं बस उनमें क्या चीज, अब अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर अगर जा रहा है तो गारंटी नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो इस मोशन को अपोज करने क्या करना पड़ेगा, ये इससे दूर जा रहा है
तो अपोज करने का मतलब समझ रहे हो, इस मोशन को अपोज करने के लिए इसको अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, और अट्रैक्ट करने की वजह से क्या है, ये नॉर्थ पोल बन गया, ये साउथ पोल बन गया। अगर ऊपर नॉर्थ पोल है तो करंट क्या जाएगा, ऐसे। नहीं बस नहीं, अब इसमें गुजरी बातें, चलो। अच्छा, अब मान लीजिए ये पहला केस मान लो, सेकंड केस ऐसा मान लीजिए, थर्ड केस ऐसा, देखो दिमाग लगाना। मान लो कि मेरे पास लूप ऐसा है बेटा, और मेरा मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है। सूरज क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, सब ठीक है? देखो देख लो देख लो देख लो, समझ नहीं आ रहा है? अब मान लो मेरा नॉर्थ है और मेरा साउथ। मैं बार बार कह रहा हूँ ये टॉपिक्स ना थोड़े से ऐसे होते हैं, बच्चों को अक्सर एक बार समझ नहीं आते। दैट्स वाई घर जाकर वीडियोस देख लेना, आपको और समझ में अच्छे समझ में आ जाएगा। अब मान लो कि मेरा मोशन v जो है, मोशन जो है, या मोशन कह सकते हो, मोशन मेरा किस तरफ दे रहा हूँ मैं, नीचे दे रहा हूँ। मतलब मैं इधर जा रहा हूँ, मैं क्या जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ। अब सोचो, मैं अगर नीचे की तरफ जाऊँगा तो मैग्नेट दूर जा रहा है। मैग्नेट दूर जाएगा तो गारंटेड बात क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स जो होगा वो चेंज होगा। फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेट जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स तो फ्लक्स चेंज। क्योंकि मेरा नॉर्थ पोल जो है दूर जा रहा है, तो मैं ये कॉइल क्या करेगा, इसको अपोज करने की बात करेगा। मतलब जो इंड्यूस करंट जो होगा, इस चीज़ को, मूवमेंट को अपोज करने की बात करेगा। क्योंकि ये दूर जा रहा है, तब यहाँ पर क्या, नीचे क्या बनेगा, नीचे आपका बन जाएगा साउथ पोल और ऊपर बन जाएगा नॉर्थ पोल। क्योंकि आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो आपको यहाँ क्या लगेगा, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। अरे बस सुन, हाँ जी, क्योंकि मैग्नेट को मैं नीचे से ले जा रहा हूँ तो नॉर्थ इससे दूर जा रहा है, तो नॉर्थ को इस मूवमेंट को अपोज करेंगे, क्या करना पड़ेगा, अपने आप साउथ पोल बन जाएगा। यहाँ पर साउथ पोल बनेगा तो क्या है, साउथ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट होंगे। अगर नीचे साउथ तो ऊपर नॉर्थ, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ पर करंट डायरेक्शन क्या होगा, इट इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, अगर दिमाग लगाना, थोड़ा सोचना, अगर मान लीजिए ये वही एक लूप है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये साउथ पोल यहाँ कर देते हैं और नॉर्थ पोल यहाँ कर देते हैं बच्चों, और मैं मोशन कर रहा हूँ नीचे की तरफ। अब अगर मोशन नीचे होगा तो उसको अपोज कैसे, ये आ रहा है हमारे नज़दीक आ रहा है, इसको अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नॉर्थ। नहीं बात सुनना, क्योंकि अगर कोई मोशन इधर रहा तो उसको अपोज कैसे करना पड़ेगा, उसको रिपेल करने की बात चल रही है। और नीचे नॉर्थ है तो रिपेल कब होगा, जब ऊपर नॉर्थ बनेगा, नीचे साउथ बनेगा। तो डायरेक्शन कैसे बनेगी, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। कितनों के भेज में घुस गई बात? अच्छा ठीक है, चलो। एक जतिन का कहना है फ्री हो गया है, तो ऐसे ही करना, मैग्नेट अगर इस तरह चलेगा, दिमाग लगाना। अब मान लो कि मैंने यहाँ बोल दिया, दिमाग लगाना, मान लो कि मैंने बोल दिया यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ, और मेरा मोशन जो है ना बेटा, मेरा मोशन इस तरफ हो रहा है, मेरा मोशन इस तरफ हो रहा है, ये नॉर्थ इधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ ऐसे करके, तो गारंटीड नॉर्थ कहाँ, इधर होगा, और साउथ इस तरफ होगा। और मैं अभी इस तरफ देख रहा हूँ, इधर से देख रहा हूँ, इधर से मतलब मैग्नेट की तरफ देख रहा हूँ, तो मेरा अपर वाला पोर्शन नॉर्थ होगा और उसके पीछे वाला पोर्शन साउथ होगा। मैं 3D को 2D बना के दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर मैं इधर जाऊँगा तो नॉर्मल सी बात है कि मेरा मोशन जो होगा बेटा, मोशन अपोज करना है मुझको, तो मोशन को अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साउथ अपने आप जनरेट हो गया, और यहाँ साउथ जनरेट होगा तो यहाँ पे बेटा नॉर्थ जनरेट होगा ना। और अगर साउथ जनरेट हुआ तो मैं मैग्नेट की इस तरफ खड़ा हूँ, अगर मैं मैग्नेट की इस तरफ खड़ा होऊंगा तो गारंटेड बात है साउथ क्लॉकवाइज आ जाएगा। नहीं बस नहीं, आप मेरी तरफ, मान लो कि आप मेरी तरफ खड़े हो और आप मैग्नेट की इस तरफ खड़े होगे, तो साउथ की तरफ साउथ जा रहा है, तो इसको अपोज करने के लिए अपने आप कॉइल जो होगा वो इधर साउथ पोल कर लेगा, उसके पीछे नॉर्थ पोल कर लेगा, होगा ये साउथ पोल कर लेगा और उधर पीछे नॉर्थ पोल करेगा। तो करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, अब साउथ पोल में हमेशा क्या क्लॉकवाइज जाता है, तो अगर मैं यहाँ खड़ा होगा तो क्लॉकवाइज कहा जाएगा, यूँ जाएगा बच्चों,
नहीं बात समझ में आई? अब उसकी बात भेजे मैं। अच्छा, अब मैं एक बात और सिखाता हूं तुमको। अगर मैं वहीं पे इसको पीछे ले जाता, मैं ऐसे करके, अब इसको पीछे ले जाता तो साउथ मेरा पीछे जा रहा है, इसको अपोज करने की क्या करता, नॉर्थ यहां बन जाता, तो यहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज चल जाता। नहीं समझ में बात? मैं इसी चीज को मैं दिखा रहा हूं कि अब मैं, मान लीजिए बेटे, देखो समझना बात को समझना। मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक लूप है, और बेटे ये नॉर्थ है, वो ये साउथ है। अब मैं मोशन इधर करूंगा, मेरा मोशन इस तरफ होगा, तो यानी कि साउथ मेरा दूर जा रहा है, तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए, इसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, नॉर्थ पोल अपने आप यहां बन जाएगा और साउथ पोल पीछे बन गया। और क्योंकि मैं मैग्नेट के इस तरफ खड़ा हूं तो डायरेक्शन ऐसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मान के चलो मैं अगर मैग्नेट के इस तरफ खड़ा होता तो मेरा इधर से क्लॉकवाइज बन रहा है, और इधर खड़ा हूंगा तो इधर से मेरा एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गई होगी बात। लेकिन बच्चों, अगर मान लो लेंस नहीं होता, लेंसेज अगर नहीं होता, लेंसेज लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, लेंसेज लॉ नहीं इजाद हुआ होता तो क्या होता? कभी सोचा इसके बारे में? ये क्यों हुआ ऐसा? वाई दिस हैपेंड? कैसे, क्यों हो रहा वाई? मैं इससे आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। इससे मैं आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं कि लेंसेज लॉ को हम किस तरह देख रहे हैं। सोचना, एक बात दिमाग लगाना, क्योंकि हम ना इतना दिमाग लगा नहीं पाते हैं। और मैं मानता हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट आ गया होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इस चीज़ को लेकर। कॉन्सेप्ट अगर आप प्रॉपर देखोगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई, इस बात की गारंटी है। मैंने कॉन्सेप्ट समझना, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। मैं इसको पास में ले गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लग गया, इसको दूर ले जाऊंगा तो क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देगा। क्यों हुआ? व्हाई दिस हैपेंड? क्यों हो रहा है? लेंसेज लॉ एक्चुअल में वहां लग क्यों रहा है? लेंसेज लॉ ने एक्चुअल में क्या बात कही है? मान लेते हैं कि लेंसेज लॉ की कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्शन मान लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि भाई लेंसेज लॉ गंदा है, बेकार है, किसी लायक नहीं है, इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन। सागर सर ने, जतिन ने, ध्रुव ने, इन सब ने बोलते हैं भैया वी आर अपोजिंग द लेंसेज लॉ। मान लो, मतलब क्लास के सारे बच्चों ने लेंसेज लॉ को अपोज करके हम मान ही नहीं रहे इस चीज को। तो एक मोटा मोटा अंदाजा लगाना इसके अंदर। मान लो साउथ से ये नॉर्थ पोल जो है इसकी तरफ टुवर्ड बढ़ रहा है। अब अगर नॉर्थ पोल इसके टुवर्ड अगर आएगा तो क्या घटना घटेगी? और नॉर्थ पोल इसके टुवर्ड आया और मैंने यहां पर साउथ पोल ही जनरेट किया, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैंने यहां पे साउथ पोल जनरेट कर लिया, लेंसेज लॉ को भूल जाओ गुजर के लिए। नॉर्थ पोल आया और मैंने यहां पे साउथ पोल रख दिया, जनरेट हो गया। नॉर्थ पोल लाके यहां पे साउथ पोल जनरेट होगा तो क्या होगा? नॉर्थ साउथ आपस में अट्रैक्ट करेगी तो ये और पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। कुछ बात खुल रही है? कुछ समझ में आ रहा है? और मैग्नेटिक अगर फील्ड अगर इंड्यूस हुई या मैग्नेटिक करंट जब इंड्यूस होगा, सोचो कुछ अजीब सा नहीं हो रहा इसके अंदर? कुछ कॉन्सेप्ट तो थोड़ी सी अजीब नहीं है। एक हल्का सा फोर्स लगाने से मोशन को आपने आगे किया और उससे आपने इनफाइनाइट आपने इंड्यूस करंट प्राप्त कर लिया। क्या यहां पर कंजर्वेशन हो पा रहा है? एनर्जी कंजर्वेशन हो पा रहा है? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बात कुछ अजीब सी लग रही है ना? चलो कोई बात नहीं, चलो इस चीज को मैं आपको ना, हाँ बोलो। देखो आपने बिल्कुल सही बात कही कि ईएमआई क्या कहता है, वो कही करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। अब मैकेनिकल एनर्जी मतलब वर्क, जितना वर्क करेंगे उतना एनर्जी मिलेगा। लेकिन आपने हल्के से फोर्स से आपने इनफिनिट एनर्जी आपने इकट्ठा कर लिया यहाँ पर, तो क्या इज इट पॉसिबल? यहां पर आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। मैं इस टॉपिक को मैं कि लेंसेज लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है
और कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, लेंजेस लॉ एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लेंजेस लॉ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा अच्छे से। मैं कंजर्वेशन एनर्जी के बारे में बताऊंगा अगली क्लास के अंदर। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, इस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। एंड क्योंकि मुझे आपको पता है कि मुझे फिजिक्स में डिस्कशन करना मुझे बड़ा पसंद है, तो ये एक अगली क्लास में इसको चर्चा का विषय बनाएंगे मज़ेदार वाला, और बहुत बढ़िया बनाएंगे इसको। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।